Welcome to Karman Coeducation, Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं फिलॉसफी दर्शन शास्त्र इस लेक्चर में। यहाँ आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है सांख्य दर्शन के बारे में। ये पूरा का पूरा हिंदी में होगा और ये यूपीएससी आईएएस एस्पिरेंट के लिए होगा। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ में अपने टीचिंग डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा। मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैंने वेदांता आईएएस अकेडमी रोहिणी में पढ़ाया है और ऑलरेडी मेरा कोर्स फिलोसफी का स्टडी IQ पे भी चलता है। अन अकेडमी पे भी मैंने फिलोसफी के बारे में पढ़ाया है। तो यहाँ पर हम लेक्चर की डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। लेक्चर डिटेल है हमारी सांख्य दर्शन में हम प्राकृतिक, पुरुष, कार्य, कारण, भाव और मुक्ति, इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुके हैं। ये 2018 का पेपर है। इसका सेक्शन भी जो भारतीय दर्शन के बारे में बात करता है। अगर हम नीचे आएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ सांख्य दर्शन के बारे में जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये है आपका 5वें का डी के बाद ई है। तो इसमें देखिए सांख्य में पुरुष के बारे में बात की गई है और पुरुष एक है या अनेक, इस संबंध में सांख्य सम्मत स्थिति की व्याख्या कीजिए एवं अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। यहाँ पर तर्क मांग रहे हैं। ठीक है, ये 2018 का पेपर है। 19 का पेपर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए 19 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, 5वें का डी है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार जीव और पुरुष की तत्व मीमांसा स्थिति का समीक्षात्मक विवेचन कीजिए। ठीक, और भी हम देखने की कोशिश करते हैं अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो। देखिए यहाँ पर 8वें का सी है, प्रकृति के अस्तित्व के लिए सांख्य का कौन सा प्रमाण वास्तव में दर्शाता है कि प्रकृति केवल एक ही हो सकती है, अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो इस प्रकार से आपने देखा 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं सांख्य दर्शन से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए लेक्चर को डिस्कस करते हैं। यहाँ इस वीडियो में आज हम सांख्य का प्रकृति और पुरुष को समझेंगे। ठीक है, प्रकृति और पुरुष को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, एक एक करके समझेंगे इनको। अगला आता है प्रकृति के अस्तित्व सिद्धि के तर्क क्या हैं। देखिए सांख्य दर्शन में ईश्वर कृष्ण ने अपनी पुस्तक सांख्य कारिका में प्रकृति के अस्तित्व के सिद्धि के लिए कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो याद रखना कि सांख्य दर्शन में जो ईश्वर कृष्ण हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, क्या, सांख्य कारिका। ठीक, और इसमें वे कहते हैं कि जगत की सभी वस्तुएं सीमित, परतंत्र और नित्य हैं। जगत की सभी वस्तुएं सीमित, परतंत्र और नित्य हैं। यहाँ सीमित असीमित की ओर इंगित करता है, सीमित असीमित की ओर इंगित करता है, सापेक्ष निरपेक्ष की ओर इंगित करता है और परतंत्र स्वतंत्र की ओर इंगित करता है। देखिए अगला में क्या कहते हैं, विश्व की सभी वस्तुएं जो हैं वो सत्य रज तम से युक्त हैं, सत्य रज तम से युक्त हैं। यानी कि विश्व का मूल कारण कोई ना कोई ऐसा तत्व जरूर होना चाहिए जिसमें ये तीनों गुण विद्यमान हो। अगर सत्य रज तम ये तीनों गुण विद्यमान नहीं हैं तो विश्व में कोई मूल कारण नहीं है। ठीक है, सांख्य दार्शनिकों के अनुसार जगत के 2 मूल तत्वों में से एक प्रकृति है तथा प्रकृति में तीनों गुण विद्यमान होते हैं। सांख्य मानते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि जगत जो है वो प्रकृति का ये कारण है। ठीक है, तो उसमें सत्य रज तम ये तीनों गुण विद्यमान है, तभी हम उसको एक प्रकार से प्रकृति को कारण के रूप में देखते हैं, मूल तत्वों में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि संसार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं तथा इनकी उत्पत्ति भी हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि संसार के मूल में कोई ना कोई तत्व ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें जगत की इन सभी वस्तुओं को उत्पन्न करने की शक्ति हो। ठीक भाई, संसार मान लीजिए संसार में विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनकी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन कोई एक ऐसा तो होना चाहिए ना जिससे जैसे होता है पीढ़ी दर पीढ़ी कि मान लीजिए पहले ये एक आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर ये इंसान है, इससे ये इंसान बना, इससे ये इंसान बना, इससे ये इंसान बना। तो ऐसे कर करके एक के बाद एक जो चीज़ें हैं वो क्रमबद्ध चलती जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे सारी चीज़ें जुड़ी हुई हो, इन वस्तुओं को उत्पन्न करने की शक्ति जिसके अंदर हो। आगे सत्कार्यवाद के सिद्धांत के अनुसार वक्त अवस्था में कारण और कार्य में भेद किया गया है। ठीक है, वक्त अवस्था में क्या किया गया, कार्य और कारण में भेद किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व पहले कारण में विद्यमान था। कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व क्या था, पहले कारण में विद्यमान था।
और कारण का अर्थ है कि कार्य की अव्यक्त अवस्था, जो हमने पहले ऑलरेडी देख चुके हैं कि कार्य एक व्यक्त अवस्था है और कारण एक अव्यक्त अवस्था है। और अवस्था जो है, ये अव्यक्त अवस्था में सभी कार्य अपने मूल कारण में तिरोहित हो जाते हैं। सभी जो कार्य हैं वो अपने मूल कारण में तिरोहित हो जाते हैं। और इसका संदर्भ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जगत की समस्त वस्तुएं जो हैं उनका प्रकृति में तिरोहित होना एक सामान्य तर्क संगत धारणा है। ठीक है, जगत की जो सभी जो वस्तुएं हैं उनका प्रकृति में तिरोहित होना, क्योंकि प्रकृति के कारण है, प्रकृति के कारण है किसका? जगत का। प्रकृति जगत का कारण अभी हमने देखा था पीछे। तो सभी क्या कहते हैं, समस्त वस्तुएं वो प्रकृति में तिरोहित हो जाती हैं और एक सामान्य तर्क संगत अवधारणा को जन्म देती हैं। ठीक है, सांख्य मत के अनुसार प्रकृति 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अब प्रकृति में 3 प्रकार के गुण कौन से, जिनको अभी हम देख रहे थे, सत्य, रज, तम। ठीक है, प्रकृति को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि गुणों की समावस्था का नाम प्रकृति है। प्रकृति में 3 प्रकार के गुण है, सत्य, रज, तम, और गुणों की जो समावस्था बनती है इन तीनों को मिलाकर के उसी को हम प्रकृति कहते हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति के तीनों गुण प्रकृति के संगठक तत्व अथवा निर्णायक तत्व हैं। ये तीनों प्रकार के गुण देख लेते हैं अभी हम एक बार। सत्य, यानी कि सत्य को हम सत्व भी बोलते हैं इसको, सत्व। ठीक है, ये स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक है। ये स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक है सत्य। इसका रंग एकदम सफ़ेद है और यह सुख को इंगित करता है। तो ध्यान रखना, पूछा जाता है सत्य किसको संदर्भित करता है, तो ये स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। रंग इसका श्वेत है, सफ़ेद है, और ये सुख को इंगित करता है, यानी कि इसके द्वारा सुख। क्योंकि देखिए, जहाँ स्वच्छता होगी, जहाँ पवित्रता होगी, वहाँ पर ही आपको सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि दुख में तो बीमारियाँ पलती हैं। ठीक है, जहाँ पर स्वच्छता नहीं होती, पवित्रता नहीं होती, वहाँ तो बीमारियाँ पलती हैं, तो वहाँ से आपको सुख नहीं मिल सकता। रज, बात करते हैं रज की, तो ये सक्रियता एवं चंचलता का प्रतीक होता है। या इसमें सक्रियता होती है, ये एक जगह ठहर नहीं सकता, मतलब चंचल रहता है। यह स्वयं भी गतिशील है और दूसरों को भी गति प्रदान करता है। ठीक है, इसीलिए इसका रंग लाल होता है और ये दुखात्मक होता है। ठीक है, ये दुखात्मक होता है, ये ध्यान रखना कि एक तो चंचलता का प्रतीक है और सक्रिय भी है, और ये दूसरों को गति भी प्राप्त देता है और दूसरों की प्रगति का कारण भी ये बनता है। तीसरा है तम, यानी तमो, यह निष्क्रियता का प्रतीक होता है। यह आलस्य और निंद्रा को भी इंगित करता है। इसका रंग काला होता है। जो लोग ज़्यादा सोते हैं, ज़्यादा आलसी होते हैं, ठीक है, उनको तमो बोला जाता है। एक प्रकार से उनके अंदर तम प्रकार का एक गुण पाया जाता है। उनके अंदर तमो प्रकार का गुण पाया जाता है, क्योंकि वो आलसी हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा सोने की कोशिश करते हैं, अपना कार्य समय पर नहीं करते हैं। ठीक, और हर बात में कोई तर्क वितर्क उनके पास होता है, तो इसके लिए इसका रंग काला दिया गया इसको रंग। प्रकृति में 2 प्रकार के परिवर्तनों को माना गया है। एक परिवर्तन सारूप परिवर्तन है, एक विरूप परिवर्तन है। तो सारूप परिवर्तन और विरूप परिवर्तन, देखिए पहले हम देखेंगे सारूप परिवर्तन क्या है। एक विशेष प्रकार का परिवर्तन जिसमें एक प्रकार के गुणों का परिवर्तन पुनः उसी प्रकार के गुणों के वर्ण में होता है। ठीक है, यानी कि समान रूप की बात यहाँ पे एक प्रकार से हो रही है कि एक ऐसा विशेष प्रकार का परिवर्तन है जिसमें क्या हो रहा है कि एक प्रकार के गुणों का परिवर्तन उसी प्रकार के गुणों में ही होता है। जैसे सत का परिवर्तन सत में होगा, रज का परिवर्तन रज में होगा, तम का परिवर्तन तम में होगा। ठीक है, और ऐसे परिवर्तनों की व्याख्या कर की जाती है, लेकिन विकास की व्याख्या इसमें नहीं की जा सकती। इसमें क्या होगा, इसमें परिवर्तन की व्याख्या तो हम कर सकते हैं कि परिवर्तन, देखिए जब सत से मिलेगा, सत क्या था, सफ़ेद था। ठीक है, स्वच्छता का प्रतीक था, तो स्वच्छता बनी रहेगी ना। ठीक है, रज क्या है, रज एक प्रकार से आपको गतिशील बना रहा है, गतिशील है, तो ये गतिशील अपने आप में गतिशील है। तम क्या है, ये काला आलस्य का प्रतीक है। लेकिन जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे तब तक क्या होगा, विकास की स्थिति नहीं आएगी, विकासवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी तब तक। अब अगला है विरूप परिवर्तन, यानी कि एक दूसरे में परिवर्तन होना। जब प्रकृति का संयोग पुरुष से होता है, जब प्रकृति का संयोग पुरुष से होता है तो प्रकृति की साम्यावस्था टूटने लगती है। अर्थात एक प्रकार के गुण दूसरे प्रकार के गुणों के वर्गों में परिवर्तित होने लगते हैं, और इसे ही विकासवाद की उत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, यही विकासवाद की स्थिति उभरती हुई दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि विरूप परिवर्तन में हम देखें तो प्रकृति
के साथ पुरुष का मिलन होगा तो इससे क्या होगा, सत का परिवर्तन रज में होगा, रज का परिवर्तन सत और तम दोनों में होगा और तम का परिवर्तन सत में होगा, जिससे क्या होगा, गतिशीलता बनेगी, विकासवाद की स्थिति उत्पन्न होगी और परिवर्तनशीलता पैदा होगी। ठीक है। अब विकासवाद की विशेषता क्या है? अगर हम विकासवाद की बात करें तो उसकी विशेषता क्या होती है? देखिए, सांख्य दर्शन का विकासवाद जो है वो प्रयोजन मूलक है, अर्थात प्रकृति से जगत के विकास का एक विशेष प्रयोजन होता है। प्रकृति से जगत के विकास का एक विशेष प्रयोजन होता है। प्रकृति सूक्ष्म होती है जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो पाता। प्रकृति कैसी होती है? सूक्ष्म होती है, जिसका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से नहीं हो पाता, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। हम प्रत्यक्ष यानी देख के या फिर किसी और प्रकार से उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष हम देखा था ना आपने चारवां दशम में क्या था, जो इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है। प्रकृति का ज्ञान इसके किए गए कार्यों को देखकर अनुमान के आधार पर ही किया जा सकता है, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारे कार्य कारण हुए हैं। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसे, कि जो कार्य हुए हैं उन्हें हम देख सकते हैं और उनका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक। और दूसरी तरफ जगत की अगर बात करें तो जगत की वस्तुएं जो है वो स्थूल है, अर्थात इनका ज्ञान प्रत्यक्ष से हो सकता है। समझ गए? प्रकृति का ज्ञान जो है वो सूक्ष्म काफ़ी है, बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए उसका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से नहीं होता। लेकिन जगत, क्योंकि प्रकृति से ही जगत, प्रकृति कार्य है, जगत उसका कारण है, तो जब प्रकृति जगत में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तो जगत क्या है, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारी छोटी छोटी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनको मिलाकर जगत बनता है। तो उसकी जो वस्तु होती है वो स्थूल हो जाती हैं, जिसका हमें ज्ञान प्रत्यक्ष के माध्यम से हो सकता है। सांख्य दर्शन जो है वो विकासवाद एक रेखीय ना होकर चक्रीय होता है। यानी कि ये कहते हैं, इसका अर्थ ये है कि प्रकृति से जगत का आविर्भाव होता है तथा विनाश के बाद जगत की वस्तुएं पुनः अपने मूल अर्थात प्रकृति में ही तिरोहित हो जाती हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जगह जगह पर कभी भूस्खलन होता है, भूकंप आता है, सुनामी आती है, ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। तो ये सब क्या होता है? एक प्रकार से प्रकृति का विनाश हो रहा है, लेकिन वो चीज़ वापस से धीरे 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 परिवर्तित होकर प्रकृति में ही मिल जाती है। प्रकृति से कहीं बाहर तो कुछ नहीं जा पाता, तो प्रकृति में ही तिरोहित हो जाती है, प्रकृति में ही उसका विलीन हो जाता है। ठीक है। तो सांख्य मत कहते हैं कि जगत किसी की संरचना ना होकर विकास का ही एक परिणाम है, क्योंकि प्रकृति के विकास के अनुसार ही जगत का विकास हुआ, जगत की अवधारणा का अस्तित्व आया है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, जगत जो हो गया वो विकास का परिणाम हुआ, कि प्रकृति के अंदर जो विकास हुआ उसका परिणाम हमें जगत के रूप में प्राप्त हुआ। अब आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं, शंकराचार्य के अनुसार सांख्य दर्शन का यह मत है कि अचेतन प्रकृति से जगत की उत्पत्ति हुई है, पूरी तरह से तर्कसंगत है, क्योंकि जो अचेतन है, अगर प्रकृति अचेतन है तो उसमें परिवर्तन जैसी गति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो गति होती है वो चेतन के अंदर होती है। जो चेतन होता है, चंचल होता है, उसी में तो गति होती है ना। और ये कहते हैं प्रकृति जो है अचेतन है, तो अचेतन वस्तु से चेतन वस्तु की यानी कि जगत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो तर्कसंगत लगता है। अगले में कहते हैं, शंकर का मानना है कि सांख्य दर्शन में जड़ प्रकृति को चेतन पुरुष के भोग का साधन माना गया है। ठीक है। यानी क्या माना गया है? जड़ जो है वो प्रकृति को चेतन पुरुष के भोग का साधन माना गया है एक प्रकार से। और सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति के बीच के संबंध को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिए गए हैं, वे पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं है। कि जो भी उदाहरण अभी हमने पीछे देखे थे कि दोनों के मिलन से जगत का निर्माण होता है, वो सारे तर्कसंगत नहीं है, ऐसा कहा गया है सांख्य दर्शन के लिए। तो ये था हमारा सांख्य दर्शन का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर भी देखिएगा और पुराना लेक्चर बार बार देखिएगा। बार बार देखने से आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू।